तो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बुशा बाय सौरभ में। दोस्तों, यह वीडियो उन नवनियुक्त लेखपाल भाइयों के लिए है जिसका परीक्षा 9 तारीख से शुरू हो रहा है और यह 13 तारीख को समाप्त हो रहा है। दोस्तों, भाइयों में यह कंफ्यूजन है कि हम पेपर कैसे दें। यानी पेपर तो वो बहुत से दिए होंगे, इंटर बीए जो भी करके आए हुए हैं, चाहे एग्जाम पास करके आए हुए हैं, रिटन एग्जाम पास करके वो आए हुए हैं, लेकिन उनके बीच जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड हो रहा है और वो अस्थाई रूप से लेखपाल बनने से कुछ ही कदम दूर है। यानी वो अभी भी परीक्षा काल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, परीक्षा काल चल रहा था उनका। अब परीक्षा का समय है तो उनके बीच यह कंफ्यूजन है कि हम इस परीक्षा को कैसे पास करें। बहुत से भाई अच्छी तैयारी में होंगे, लेकिन बहुत से भाइयों के बीच में यह कंफ्यूजन भी है कि कैसे वो एग्जाम को क्लियर करेंगे। दोस्तों, अधिनियम, प्रक्रिया और नियम और कर्तव्य, ये 2 पेपर लेखपाल भाइयों के लिए हैं। मेंसुरेशन मैथ का जो क्वेश्चन आएगा, एक पेपर वो होगा, यानी नियोजन विकास करके होगा वो 4 पेपर, सदाचार भी आएगा एक 5, सर्वेक्षण होगा 6। जैसे दोस्तों, और तैयारी कागजात एक होगा 7। दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी कुछ पेपर के नाम लिए, उसमें से जो मुख्य पेपर है अधिनियम और प्रक्रिया और दूसरा नियम और कर्तव्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें आपको बिल्कुल जानकारी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि कोई धारा के बारे में पूछ रहा है, धारा 38 के बारे में पूछ रहा है और धारा आप कुछ 24 लिख रहे हैं, तो उसमें आपका नंबर जरूर कटेगा। दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत यह है कि कैसे पेपर आएंगे, कौन से क्वेश्चन वो उसमें एग्जाम में आएंगे। आज इसी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अधिनियम और प्रक्रिया और नियम कर्तव्य, इस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इसमें जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे भी प्रश्न बनेंगे, मैं आपके सामने डिस्कस जरूर करूंगा। उन सभी प्रश्नों को मैं शार्ट तरीके से बताने का प्रयास भी करूंगा कि आप अगर एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देखें तो आप उस एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप अच्छे तरीके से लिख सकें। दोस्तों, किसी चीज पर निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तैयारी रहेगी तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, मैं ये समझ रहा हूं कि समय बहुत कम है और यह भी जान रहा हूं कि कुछ ही समय में आपका पेपर होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे जो भी वीडियो पहले के पड़े हुए हैं उसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखने से आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अधिनियम प्रक्रिया हो चाहे नियम कर्तव्य हो, इसमें एक प्रश्न आता है टिप्पणी लिखने के लिए। कुछ पॉइंट दिए गए होंगे, उन पॉइंट पर आपको चूज करना होगा और उन टिप्पणियों को लिखना होगा। दोस्तों, वो टिप्पणी कौन से होंगे, उन सभी टिप्पणियों को, यानी जो एग्जाम में आएंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन टिप्पणियों में से बहुत से महत्वपूर्ण टिप्पणियों को आपके सामने बताने जा रहा हूं। जैसे अगर आपके सामने ये पूछ दिया जाए कि आबादी क्या होती है या ग्रामीण आबादी से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप लिखेंगे? दोस्तों, कोई भी गांव 2 भागों में बटा होता है। पहला क्षेत्र वो होता है जहां पर खातेदार अपने खेती का कार्य करता है, चाहे खलिहान हो, चारागाह हो, ऐसे जगह होते हैं। दूसरा क्षेत्र वह होता है जहां पर वो खातेदार निवास करता है। उस निवास वाले स्थल को ही हम आबादी कहते हैं। दोस्तों, अब इस टिप्पणी पर आप अगर बढ़ाना चाहें तो उसे और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर संक्रमणी भूमिधर अगर है, अगर वो भूमि का इस्तेमाल जो होगा वो आबादी के लिए भी कर सकता है, यानी वो खेती के अलावा उस भूमि का उपयोग आबादी के लिए भी कर सकता है। दोस्तों, मेरा सेकेंड प्रश्न है, गांव समेकित गांव निधि क्या होती है? समेकित गांव निधि, दोस्तों एक होता है गांव निधि और एक है समेकित गांव निधि। इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है। तो एक मोटी मोटा ये जानते रहिए कि गांव निधि जो होती है वो ग्रामीण स्तर पर तैयार की जाती है और समेकित गांव निधि जो होती है वो जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित की जाती है। इसमें क्या होता है कि समेकित गांव निधि में क्या होता है कि जैसे कभी बेदखली अगर हुई है, किसी गांव में किसी काश्तकार पर बेदखली हुई है और उस पर कुछ जुर्माना लगा हुआ है, होगी जो जुर्माना लगा होगा उसका 25%, यानी मैक्सिमम 25% उस समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा।
दोस्तों, भूमि प्रबंधक समिति के क्या कार्य होते हैं, ऐसे भी टॉपिक आ सकते हैं, टिप्पणी में पूछ सकता है। इसके लिए एलएमसी क्या होती है, मेरी पुराने वीडियो में आप भूमि प्रबंधक समिति के बारे में अच्छे से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि भूमि प्रबंधक समिति होती क्या है। यह जान लीजिए कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है और उसका सचिव जो होता है वो लेखपाल होते हैं। यानी उसका सचिव कहें चाहे उसका मंत्री कहें, वो लेखपाल होते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि एग्जाम में कृषि वर्ष के बारे में पूछ दे। यानी कृषि वर्ष किसे कहते हैं, यह जान लीजिए कि कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक समाप्त होता है। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि मिनिमुला संख्याओं के बारे में पूछ दिया जाए कि मिनिमुला संख्या से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में गवर्नमेंट की जो महत्वपूर्ण योजनाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य लेखपाल बंधुओं के लिए रहा हुआ है, अतः इसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि एग्जाम में ईटीएस का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए। ईटीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन होता है। दोस्तों, ये क्या होता है? दोस्तों, यह उपकरण पैमाइश के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से सीमांकन आसान हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि वर्तमान में वक्फ संपत्ति से संबंधित क्वेश्चन आ जाए। वक्फ संपत्ति होती क्या है? वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई संपत्ति है। इसके अंतर्गत मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजार ऐसी संपत्तियां आती हैं। दोस्तों, हो सकता है कि मालगुजारी के बारे में पूछा जाए, लगान के बारे में पूछा जाए। तो इस मालगुजारी के लिए भी वर्तमान में एक रूल है कि अगर आपके पास 3.125 एकड़ यानी 3.125 एकड़ से अगर अधिक जमीन है तो आपको मालगुजारी देना होगा। अगर आपकी भूमि आप उस श्रेणी में नहीं आते तो आपको मालगुजारी देय नहीं होगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कलेक्टर की क्या शक्तियां हैं, यानी जिलाधिकारी महोदय को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। या तो यह भी पूछ सकता है कि उप जिलाधिकारी महोदय को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, या तो तहसीलदार महोदय या तहसीलदार न्यायिक को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि इन 3 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके सामने पूछ दिया जाए। दोस्तों, एग्जाम में हम उन बातों को जो हम रट कर जाएंगे उसे तो लिख नहीं सकते, लेकिन क्रम से हम लिख नहीं सकते। लेकिन अगर हमें कुछ पॉइंट्स याद हैं तो हम उन पॉइंट्स के आधार पर जरूर लिख लेंगे। जैसे भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए आवंटन में अगर अनियमितता हुई हुई है तो उसकी जांच भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की जाती है। दोस्तों, मालगुजारी या अन्य कोई देय अगर बकाया है तो उसकी वसूली का दायित्व भी जिलाधिकारी महोदय के ऊपर होता है। दोस्तों, कलेक्टर महोदय प्रत्येक ग्राम के लिए खसरा खतौनी और मानचित्र जो नक्शा होगा उसे तैयार करवाएंगे और उसका अनुरक्षण भी करेंगे। यानी दोस्तों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न सीमा चिन्ह से भी आते हैं। एग्जाम में सीमा द्योतक चिन्ह हो चाहे सीमा विवाद हो, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे सीमा विवाद कब उत्पन्न होता है, इसको समाधान किन किन आधारों पर किया जा सकता है। या तो यह भी पूछ सकता है कि सीमा संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए किन किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। यह भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि सीमा चिन्हों की मरम्मत पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, सीमा विवाद जो होता है वो धारा 24 के अंतर्गत भी है। और ध्यान रखिए कि सीमा चिन्ह के बारे में पूछेगा तो यह ध्यान रखिए कि सीमा चिन्ह होता क्या है। दोस्तों, जो सीमा पत्थर होते हैं वो सहदा पत्थर कहलाते हैं और वो गांव के बॉर्डर पर स्थित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि खतौनी में जो गलतियां होती हैं यानी त्रुटि और लोक सुधार के जो नियम दिए गए हैं उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भी पूछ सकता है कि यह लोक सुधार किस धारा के अंतर्गत प्राविधानित होगा और इसके बारे में सविस्तार वर्णन करें। यानी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी धारा 38 के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यह भी पूछ सकता है कि गलती और लोक सुधार के बारे में संहिता में दी गई प्रक्रिया का वर्णन करें।
दोस्तों यह भी पूछ सकता है कि धारा 32 और 38 में क्या अंतर होता है? मूलभूत अंतर बतलाइए। खसरे और खतौनी में क्या अंतर होता है? वर्तमान में खतौनी और रियल टाइम खतौनी में क्या अंतर है? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, नामांतरण से आप क्या समझते हैं? दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। नामांतरण में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया को समझाइए। वरासत के आधार पर नामांतरण और वसीयत के आधार पर नामांतरण दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है आवंटन। हो सकता है कि आवास आवंटन के बारे में पूछ दे और हो सकता है कि पोखरी के आवंटन के बारे में पूछ दे। उन दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों इस आवंटन के प्रश्न को आप एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों यदि आपको इस आवंटन के बारे में कंफ्यूजन है तो मेरी आवंटन के लिए जो मेरा वीडियो है आप उसे जरूर देख सकते हैं और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। दोस्तों किसी चीज को पढ़ने में आपको पूरी चीजें याद नहीं हो सकती, लेकिन जब हम बोलेंगे तो वो चीजें आपके ध्यान में जरूर होगा। इसीलिए उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संक्रमणी भूमिधर और असंक्रमणी भूमिधर के बीच में क्या अंतर होगा? दोस्तों संक्रमणी भूमिधर और असंक्रमणी भूमिधर दोनों के बीच के अंतर को एग्जाम में पूछा जा सकता है। विनिमय से आप क्या समझते हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में हम सार्वजनिक भूमि का विनिमय कर सकते हैं। धारा 80 क्या होती है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के द्वारा अंतरण पर जो प्रतिबंध है और संहिता में क्या इसके लिए व्यवस्था है एससी की जमीन विक्रय के लिए, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धारा 98 क्या होता है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो होती हैं उसको हम फिर से आखिरी में बता देना चाहते हैं। जैसे धारा 24 सीमांकन के लिए, धारा 30(2) जो होती है जुमला नंबरों के विभाजन के लिए, धारा 32 और धारा 38 जो होती है सुधार के लिए, खतौनी में सुधार के लिए, 37 जो होती है वो वारासत से संबंधित है, धारा 34 जो खारिज दाखिल से संबंधित है। दोस्तों अगर खतौनी में वारासत में गलती अगर हो गई तो उसको धारा 33 में प्रावधान दिया गया है। कृषक घोषित करने के लिए धारा 80, धारा 98 एफसी के द्वारा भूमि के विक्रय के कृषि भूमि के विक्रय के संबंध में, परमिशन के संबंध में होता है। धारा 99 जो होता है वो एसटी व्यक्ति के द्वारा यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा अपनी कृषि भूमि के विक्रय के लिए परमिशन के संबंध में होता है। धारा 101 जो होता है वो विनिमय से संबंधित है। दोस्तों इन महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।